जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारी संस्कृत एक्सप्रेस में। भयंकर एक्साइटेड हूँ मैं आज की क्लास को लेकर, इस कोर्स को लेकर। बड़ा शानदार कोर्स है ये और बड़ा शानदार होने वाला है अगले 3 महीनों में ये। तो आज इस कोर्स के बारे में सारी बातें करेंगे, डिटेल से सारी बातें, एक एक बात जो है वो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ इसके बारे में समझाऊंगा। इसका क्या प्लान रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, कैसे हम इस ऑब्जेक्टिव को, इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारा ये सब कुछ चलेगा। हर छोटी से छोटी बात जो है वो आज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आप सब लोग ज्वाइन कर लें, सब आ जाएं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो नए स्टूडेंट हैं उन सभी का स्वागत है। जो पुराने हैं वो तो हमारे साथ लगातार पिछली 2 क्लासों से हैं और ये उनकी तीसरी क्लास है, तो वो उन सभी के लिए वेलकम बैक। और जो नए आए हैं उनके लिए सभी का स्वागत है। आ जाओ, पहले सब ज्वाइन हो जाए, फिर शुरू करते हैं क्लास को। सारे आइडिया की बात करते हैं। क्लास के आइडिया क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। देखिए, इस कोर्स को लेके पहली बार जो है ना, पहली बार ये ऐसा कोर्स होगा, या फर्स्ट टाइम ऐसा कोर्स होगा अभी तक के। अगर आप आरपीएससी के जितने भी कोर्स देखें, नॉर्मली कोर्स किस बात के होते हैं, आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। अधिकतर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं, जितने भी कोर्स अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे, सारे कोर्स एक सेम पैटर्न के हैं। हाँ ठीक है, पढ़ाने वाला कोई और हो सकता है, थ्योरी कोई और हो सकती है, प्रैक्टिस कुछ और हो सकती है, ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोरल ये लगभग लगभग सबका सेम है। थ्योरी पढ़ाना, प्रैक्टिस करवाना, टेस्ट करवाना। लेकिन कभी भी कुछ इस तरीके का प्रयास नहीं हुआ कि सिलेक्शन को कैसे बनाया जाता है। कोर्स पूरा होना और सिलेक्शन के बीच में भी एक गैप होता है, और एक अच्छा खासा गैप होता है। आपके कोर्स का अच्छे से पूरा हो जाना इस बात की गारंटी क्रिएट नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो कोर्स पूरा होने के बाद क्या बाकी रह जाता है, कौन सी वो चीजें हैं जो बाकी रह जाती है, जिनमें सही समय पे सही तरीके से अगर ठीक नहीं किया गया तो आपका कोर्स पूरा करना बेकार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं बनेगा। तो उन चीजों को कवर करने के लिए, और एक खासकर एग्जाम टाइम में ही हो सकता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत एनर्जी से भरे हुए होते हैं, और उस चीजों को सीखने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उस समय आप कोर्स भी पूरा कर चुके होते हैं। तो ये वो सही समय होता है जब इस समय की इस चीजों के बारे में बात किया जा सकता है कि भाई अब कोर्स से ऊपर देखिए, बियॉन्ड द कोर्स आइए और देखिए क्या कुछ बाकी है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। तो ये कोर्स पहला ऐसा कोर्स है। तो सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि पहली बार आपको थ्योरी, प्रैक्टिस, इनसे मुक्त होकर आप सीधा सिलेक्शन की बात करने वाले हैं। आपकी जो ऑडियंस है, अभी जो आपके बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी कोर्स करके आए हैं, क्योंकि ये कोर्स उन लोगों के लिए जो कोर्स करके आए हैं, ना कि जो कोर्स कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये, अभी आगे कोर्स स्टार्ट होगा, मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। इस कोर्स की खास बात ये है कि आपका कोर्स पहले से पूरा हो, और आप कोर्स और सिलेक्शन के बीच के गैप को दूर करना चाहते हैं। ये उनके लिए टारगेट किया गया है, और ये 3 महीने का कोर्स रहेगा। क्या क्या होने वाला है, आ जाइए एक एक करके सारी बातें करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो नंबर 1, आज मैं पूरा इसका इंट्रोडक्शन डिटेल में आप लोगों को दूंगा। पहले तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा, इट इज नॉट ए बेसिक कोर्स। ये बेसिक कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। इस कोर्स में मैं आपको ना थ्योरी पढ़ाऊंगा, ना मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, ना मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, ना आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ना बताऊंगा कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, अवकलन कैसे करते हैं, अवकलन की परिभाषा क्या होती है। इन चीजों से परे मैं ये मान के चलूंगा, क्योंकि आप लोग शामिल हैं, तो इसकी पहली शर्त यही है कि आप लोगों का कोर्स हुआ है। आप लोग, इसके लिए जो मेन ऑडियंस है, इसे समझिए कि जो मेन स्टूडेंट है ये वो है जिन्होंने 2-3 भर्तियां देख ली है, या एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं। ये उन लोगों के लिए कोर्स है। इसलिए पहले से मैं क्लियर कर दूं कि ये कोर्स बेसिक कोर्स नहीं है। इसमें बेसिक छोटे छोटे उत्तर नहीं होंगे, इसमें सिलेक्शन के बारे में बातें होंगी। वो चीजें जिससे सिलेक्शन बनता है, जिनसे सिलेक्शन बनता है कोर्स होने के बाद कोर्स में कैसे सुधार किया जाता है, उन सब चीजों को कवर किया जाएगा। क्या क्या कवर किया जाएगा वो भी मैं आपको लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन पहली चीज, जो भी ऑडियंस, जो भी स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं, वो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बेसिक कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक कोर्स है तो फिर अपना आरपीएससी 3.0 है, वो बेसिक कोर्स है। उसमें थ्योरी है, उसमें प्रैक्टिस है, उसमें क्वेश्चंस है, उसमें टेस्ट है, उसमें वो सब कुछ है जो बेसिक के लिए चाहिए, जो नए स्टूडेंट को चाहिए। ये कोर्स है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना कोर्स कर लिया है, या 1-2 भर्तियां देख चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं आ रहा है, सिलेक्शन रुक रहा है, या कोर्स पूरा होने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये उन लोगों के लिए, ताकि वो संस्कृत एक्सप्रेस के लिए तैयार हो जाए। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए बात है। तो
इसे यूं नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि देखिए, इसे सिंपल बातों में समझिए कि भाई कहाँ दिक्कत है। मान लीजिए संस्कृत का एग्जांपल ले लेते हैं। संस्कृत में 75,000 लोग बैठेंगे अभी इस परीक्षा में, 75,000 लोग बैठने वाले हैं। अब 75,000 लोग बैठने वाले, तो कम से कम आप इतना तो मान सकते हैं कि 75,000 में से 5,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स कर रखा होगा। 5,000 बच्चे तो आप मान सकते हैं कोर्स कर रखे होंगे। तो 75,000 बच्चों में से हम इतने सारे निकाल देते हैं। हो सकता है इससे ज्यादा ही बच्चे हो जिन्होंने कोर्स पूरा कर रखा हो, लेकिन 75,000 में से 5,000 लोग तो कम से कम आप मान सकते हैं कि जिन्होंने कोर्स पूरा कर रखा होगा और कई बार कोर्स पूरा कर रखा होगा। अब ये जो 5,000 बच्चे हैं, ये कोर्स उन लोगों के लिए है और इन 5,000 को सिलेक्ट होना है 68 में। इनको 68 में आना है। इसका मतलब कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो 5,000 से 68 में लाए, है ना भाई। 75,000 फॉर्म भरे गए हैं, उसको हम काउंट नहीं करते। 75,000 तो टोटल फॉर्म भरे गए हैं, अपन उसको माइनस कर सकते हैं। लेकिन 5,000 बच्चे तो आप मान सकते हैं ऐसे कि 5,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, 2-3 भर्तियां देखी हुई है, एटलीस्ट एक भर्ती तो देखी हुई होगी। अब इन 5,000 में से आप 68 कैसे बनेंगे, क्योंकि भर्ती तो 68 की है, 5,000 में से सिलेक्ट तो 68 ही होंगे। तो ये 68 बच्चे आप कैसे बनने वाले हैं? 4,932 बच्चों से अलग कैसे होने वाले हैं? कोर्स तो सबने कर रखा है, 5,000 लोगों ने कर रखा है। तो यही वो काम है। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ कि कोर्स और सिलेक्शन के बीच में भी बहुत कुछ है जो हमें तय करना है। 5,000 से 68 की यात्रा तय करनी है, ये कोर्स उनके बारे में। ठीक है, तो क्या क्या हम इस कोर्स में कवर करने वाले वो देखिए। तो सबसे पहली चीज एक क्लियर कर दूं यहाँ पे, इस कोर्स को देखो, एक मामला 75 पे 68 बच्चों का सिलेक्शन होगा। 75,000 पे 68 बच्चे, यानी ये तकरीबन तकरीबन 1100 पे एक बच्चा सिलेक्ट होने जैसा है। 1100 बच्चों पे एक बच्चा सिलेक्ट होने, 1100 या 1200 के लमसम होगा। 1100 या 1200 पे एक बच्चा सिलेक्ट होने वाला है और वो बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। जब आप 1200 पे एक बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता। तो पहले इसको समझिएगा कि आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, आपको बहुत एडवेंचरस बनना पड़ेगा। इसको एज ए गेम समझिएगा, कमाल की बात है। लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तो सोचिए आप 1200 बच्चों को पार करके, हर 1200 बच्चे पे एक बच्चा जा रहा होगा, लगभग लगभग यही होगा। 75,000 पे 68 का आने का मतलब लगभग इतना ही होगा कि 1200 बच्चों पे एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। तो कुछ तो अद्भुत करना ही होगा, कुछ तो एडवेंचरस करना ही होगा, कुछ तो कमाल करना ही होगा, कुछ ऐसा गेम खेलना होगा जो बाकी बच्चे नहीं खेल सकते, क्योंकि मोटा मोटी सब फेल होने वाले हैं। 68 बच्चे पास होने वाले हैं। 75,000 में से 68 एक बार माइनस करिए और देखिए कितना बचता है। 75,000 में से 68 एक बार माइनस करके देखिए और सोचिए कितना बचता है। जवाब है सारा ही बचा है, टोटल ही बचा है। इसका मतलब ज्यादातर क्या, लगभग 99% बच्चे फेल होने वाले हैं और हमें उनसे बाहर निकलना है। तो इसका मतलब कुछ तो शानदार करना होगा, कुछ तो अल्टीमेट करना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा। अगर हम ये कर गए तो सोचिए, हम हमारी यात्रा को रोकने वाला फिर कोई नहीं है। क्योंकि ये जो जोश हमें भरेगा, बात सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है, नौकरी तो लगेंगे लगेंगे, लेकिन जो उत्साह, जो आत्मविश्वास ये हमें देगा। सोचिए 75,000 बच्चों में से 68 बच्चों में आना अपने आप में क्या ताकत हमें भर देगा, कितनी ऊर्जा हमें भर देगा और कितना आत्मविश्वास हमारा बनाएगा। इसकी कल्पना करके देखिए। नौकरी कल्पना, नौकरी तो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। बात यह है कि 75,000 पे 68 में बनना अपने आप में क्या हमें बना देगा और हमें कहां तक पहुंचा देगा, हमारे आत्मविश्वास को, और खुद की नजरों में हम कितने ऊपर चले जाएंगे। तो हमें ये कमाल करके दिखाना है और ये कमाल नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, आपको साधारण से नहीं हो सकता। ये तो असाधारण बनना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 में 68 बच्चे असाधारण ही हो सकते हैं, अधिकतर तो साधारण ही होते हैं। तो आपको साधारण से असाधारण यात्रा तय करनी है, एडवेंचर्स करने, कमाल करना है, कुछ ऐसा जो अद्भुत हो। ठीक है ना। तो कंपटीशन बहुत गहरा है, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, लेकिन कर सकते हैं, होंगे। कोई तो 68 आएगा, हम नहीं तो कोई और सही आएगा। तो सही, सीटें तो खाली नहीं जाएगी, ये तो मानते हो। ये तो आप मानते हैं, आपको 68 सीटें बहुत कम सीटें, बिल्कुल बहुत कम सीटें। आपको लगता है सीटें खाली जाएगी, एक भी खाली तो नहीं जाएगी ना। कोई तो 68 बैठेगा वहां पे, तो कोई 68 और बैठेगा। क्यों नहीं मैं, क्यों नहीं मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर। तो मैं नहीं तो कौन बे, तो 68 में मैं नहीं बैठूंगा तो कौन बैठेगा, तो मैं बैठूंगा। यही आत्मविश्वास आपको चाहिए उन 68 में बैठने के लिए। कैसे होगा ये सब कुछ, आइए। ये कोर्स क्या क्या कवर करेगा। ये कोर्स छोटी से छोटी बातों को कवर करने वाला है। छोटी से छोटी बातें क्या, फटाफट थ्योरी, फटाफट थ्योरी, सट सट सट, गजब स्पीड से। एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस ही मिलेगी आपको थ्योरी, फटाफट क्विक थ्योरी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट जो किताबों में भी नहीं है,
ऐसे शानदार रिजल्ट वो कवर करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो आप लेके जाते हैं अपने साथ में, है ना, पेन पेंसिल के अलावा जो चीज़ आप लेके जाते हैं जिससे आप पेपर देते हैं वो है कॉन्फिडेंस। अगर वो नहीं है तो सिलेक्शन भी नहीं है। आत्मविश्वास है जो आप एग्जाम हॉल में लेके जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाते, तो वो कॉन्फिडेंस आपको विजेता बनाता है। कैसे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का विश्लेषण करना। कैसे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका निरीक्षण करना। कैसे क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं उनका निरीक्षण करना। पेपर के अंदर कट ऑफ का एंटिसिपेशन कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि इस पेपर की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, या मुझे पेपर में कितने क्वेश्चन करने होंगे सिलेक्शन के लिए। कट ऑफ एंटिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2022 हमें यही सिखाता है कि ज्यादातर लोग इस वजह से फेल हुए थे। ज्यादातर लोगों का फेलियर का कारण था कट ऑफ एंटिसिपेशन। लोगों ने कट ऑफ का एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे। कई लोग तो ज्यादा क्वेश्चन कर गए थे, उन्हें लगा कि कट ऑफ तो ऊपर जाएगी, तो वो ज्यादा क्वेश्चन कर गए, नेगेटिव मार्किंग में जितने होने चाहिए थे उससे भी नीचे चले गए। तो ये अगर आप जितनी भी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, उससे 2% 5% आप ज्यादा अटेम्प्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल सकता है। आपको कि पेपर में कैसा पता लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा। ट्रेनिंग करते हैं किस बात की, ट्रेनिंग से सब पता लग जाता है। ट्रेनिंग से सब पता है। विराट कोहली 155 की स्पीड से बॉल खेलता है, 155 के अंदर बॉल जू करती हुई जाती है। अगर एक नॉर्मल आदमी खड़ा हो जाए ना, दिखाई ना दे बॉल कि कब आई कब गई, लेकिन उसे दिखती भी है, मारता भी है, रन भी बनाता है। तो ट्रेनिंग से वो दिखने लग जाता है जो पहले आपको कभी नहीं सोच सकते थे, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो फाइटर जेट उड़ाते हैं वो 5G यानी गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा तक ले जाते हैं। एक नॉर्मल आदमी 2G भी ना झेल पाए, लेकिन वो 5 से 8G झेल जाते हैं। कैसे? ट्रेनिंग से। तो सेम बात है, ट्रेनिंग सब करवा देती है, वो करवा देती है जो आपके अंदर कभी था ही नहीं। तो कट ऑफ एंटिसिपेशन की पेपर देख के आप बता सकें लमसम क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। अगला, MCQ प्रैक्टिस करेंगे उन सवालों की जो पेपर के हिसाब से संस्कृत विभाग में पूछे जा सकते हैं। छोटी छोटी गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे औसतन 4 से 5 सवाल पेपर में गलत होते हैं। 4 से 5 सवाल पेपर में गलत होते हैं, उनको हमें उन छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी गलतियां कैसे, जैसे 2 की पावर 3 बराबर 6, 2 की पावर 3 बराबर 6, जबकि 2 की पावर 3 बराबर तो 8 होता है। हाँ, नॉर्मल कंडीशन में 8 होता है, एग्जाम हॉल में 2 की पावर 3 6 बन जाता है। तो ये जो गलतियां हैं जो एग्जाम हॉल से बाहर कभी कभी होती है, लेकिन एग्जाम हॉल में थोड़ी बढ़ जाती है, या डर लगता है कि ऐसी गलतियां होती है। ए भर रहे थे बी भर दिया, बी भर रहे थे सी भर दिया, प्लस माइनस की गलती कर दी, पी की जगह क्यू लिख दिया। तो ऐसी गलतियों को कैसे ठीक किया जाए, 4 से 5 क्वेश्चन कैसे निकाले जाए, उनके बारे में बात होगी। सही क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट किए जाए, क्योंकि हमें 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने, किसी को भी नहीं करने, किसी को भी नहीं करने। संस्कृत विभाग की भर्ती का भी मैं भी आपको दिखा दूंगा। नॉर्मली 150 में से 100 क्वेश्चन अपने आप में, 100 बहुत है, ज्यादा बता रहा हूं मैं, 100 ज्यादा बता रहा हूँ। 150 में से कोई भी भर्ती हुई हो आज तक, 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, यानी 50 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही है। अगर मैं 100 की भी बात करके चलूं, मान लीजिए 150 में से 100 करने, 150 में से 100 करने तो 50 छोड़ने। कौन से 50 छोड़ोगे, कौन से 100 करोगे, कौन से 100 करोगे और कौन से 50 छोड़ोगे? नॉर्मल आदमी ये समझता है कि जो मुझे आएगा वो कर लूंगा, जो नहीं आएगा वो छोड़ दूंगा। यही गलती है। कई बार आपको सवाल तब भी छोड़ना पड़ता है जब वो आपको आता हो। बोले आते हुए सवाल को कौन छोड़ेगा, बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है। बेवकूफ ना है, वो समझदार है। क्योंकि कई बार सवाल के अंदर ट्रिक होती है, वो लंबा सवाल होता है, लेंदी सवाल होता है, उसमें आप फंस गए तो उसके ट्रैप में फंस गए, और आप 4-5 मिनट खराब कर देते हो सवाल को करने करने में। तो सवाल आता है इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया जाता। सवाल को किस तरीके से चुना जाए, किस सवाल को करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्राइटेरिया। आगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पेपर के 2.5 घंटे को कैसे मैनेज करें, बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, शांत कैसे रहें। अगर आप शांत रहोगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात, शांत कैसे रहें, एग्जाम हॉल में शांति कैसे बनाए रखें, मन को काबू कैसे रखें, खड़पड़ 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 कैसे रोकें। अगर आप शांत रहे तो गलतियां कम होगी, आप शांत रहोगे तो समय बचा पाओगे, शांत रहोगे तो अपनी ऊर्जा बचा पाओगे। तो शांत रहना बहुत जरूरी है। अब आपको ये अजीब लगता होगा, लेकिन आप यही तो समझाना चाहता हूँ। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, आपको लगता होगा ये बियॉन्ड द कोर्स है, कोर्स से बाहर की बात है,
शांत रहना कोर्स का हिस्सा तो नहीं है ना, लेकिन एग्जाम हॉल में शांत रहना बहुत मुश्किल होता है। लोग जी उठा देते हैं। 2 सवाल नहीं हुए, 1 सवाल मान लीजिए आपने पहला सवाल किया नहीं हुआ, फिर आपने दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा किया नहीं हुआ। अब दिमाग को ठंडा रख के दिखाइए, आप अपना आपा खो चुके हैं, आप अपना आपा खो चुके हैं। जैसे क्रिकेट में होता है, बॉलर यही करता है T20 में, 2 बॉल खाली निकाल दो, तीसरे पे बैट्समैन अपना आपा खो देगा, और आपा खो देगा तो कैच आउट हो जाएगा या कुछ ना कुछ गलती करेगा, आपा खो देगा। बस आप उसे 2 बॉलें खाली निकलवा दो, तीसरे में वो आपा खो देगा। तो पेपर में भी कुछ ऐसा ही होता है। पेपर में भी अगर आपको 1 या 2 सवाल नहीं होते, तो एग्जाम हॉल में आप आपा खो देते हैं। और ये आप अच्छे से समझेंगे अगर आपने पेपर दिए हो तो। कभी आप लोगों ने पेपर दिए हो, एग्जाम हॉल में गए हो, तो एग्जाम हॉल में ऐसा ही होता है। जब आपसे 2-3 सवाल नहीं होते, तो आप अपना सब कुछ, अपना दिमाग खो बैठते हैं, और फिर आप पेपर से बाहर हो जाते हैं। तो शांत कैसे रहें? उसके बाद में स्मार्ट ट्रिक्स, कैसे सवालों को जल्दी से जल्दी किया जाए, कैसे अपनी स्पीड बढ़ाई जाए, कैसी एक्यूरेसी बढ़ाई जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्यूरेसी। 90 सवाल करके आए और 90 में से मान लीजिए सिर्फ 2 ही गलत है, 88 सही है, ये फार बेटर है बजाय इस स्कीम के। मान लीजिए 105 करके आया, 10 गलत करके आया, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? समय का तो समय बर्बाद किया, नंबर के नंबर खा गए, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो मेन बात है, सवाल को एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। जितने भी सवाल आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक सवाल सिर्फ नंबर नहीं खा रहा है, एक गलत सवाल आपके सिर्फ नंबर नहीं खा रहा, टाइम भी खाता है। एक सवाल गलत हुआ, हम कहते हैं -1 हो गया। अच्छा, -1 हो गया? कौन सी गणित पढ़ते हो? -1 हो गया? -1 तो नंबर में हो गया। उस सवाल को करने के लिए आपने जो 1 या 1.5 मिनट दिया था, वो उस 1-1.5 मिनट में एक सवाल हो सकता था। तो एक सवाल भी तो गया है, और एक सवाल गया मतलब 2 नंबर वो भी गए। अगर 3 नंबर का मैं सवाल मानता हूँ, 3 का नहीं आता, 2 का आता है। एक थोड़ा कटने में आसानी हो इसलिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, माइनस मार्किंग 1 नंबर की, 1 मिनट खो दिया, 1 मिनट में एक सवाल हो सकता था, 3 नंबर वो गए। तो एक सवाल गलत करने का मतलब आपने 4 नंबर खोए हैं। लेकिन आपको सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, मिनट नहीं समझ में आते। मिनट भी नंबर होते हैं, क्योंकि घंटे आपके पास अनलिमिटेड नहीं है कि रात दिन पेपर दे देना, 24 घंटे पेपर दे देना, या 10-15 साल बाद जब फुर्सत मिले जमा करा देना। आपका टाइम भी तो, आपका समय भी तो नंबर है, उसे क्यों भूल जाते हो? तो जब आप एक सवाल गलत करते हो, तो आप 4 नंबर खोते हो, सही करते हो तो सिर्फ 3 नंबर आते हैं। तो सोचो एक नेगेटिव मार्किंग कितनी बुरी होती है। तो आपकी एक्यूरेसी बेहतर होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, अगला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं ही रह जाऊंगा, मुझसे पेपर पास नहीं होगा, ये जो बार बार ख्याल आते हैं। चलो वहां चल पड़ते हैं, चलो रीट की भर्ती आ गई, रीट को देख लेते हैं, चलो एलडीसी आ गया, उसको देख लेते हैं। तो ये फालतू का जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, कोई आके कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें इस पूरे कोर्स में होंगी। ये सारी चीजें होंगी जो कोर्स से ऊपर है और सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप कम नहीं आंक सकते, और अगर कम आंकते हैं तो फिर गलती कर रहे हो। इनमें से किसी भी चीज़ को कम आंकना मतलब एक गलती को दोहराना है। आगे इस कोर्स में क्या क्या होगा? इस कोर्स में 2 चीज़ें होंगी, लाइव क्लास और टेस्ट सीरीज। एक तो आपकी डेली लाइव क्लास होगी, डेली, प्रतिदिन, रोजाना। रोजाना आपकी एक लाइव क्लास होगी डेली, और यही टाइम रहेगा 12 बजे का। एक टेस्ट सीरीज होगी जो आपकी संडे टू संडे चलेगी। अभी इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको पूरा, कि क्लास में क्या क्या, कब कब, किस किस हफ्ते में क्या क्या चलेगा, कौन से हफ्ते का क्या टारगेट रहेगा, 13 हफ्ते किस तरीके से बंटे हुए हैं, टेस्ट सीरीज कैसे होंगी, किन टॉपिक की होंगी, कितने नंबर की होगी, कितने क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, ये सारी बातें आगे वाले में बताऊंगा। फिलहाल कोर्स में 2 चीज़ें है, एक है लाइव क्लास जो प्रतिदिन होगी, जैसे आज हो रही है 12 बजे वैसे, और एक टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, क्या है ये आगे चलने पे बात करेंगे। आ जाओ, पहले कुछ बात कर लेते हैं अभी तक जो संस्कृत विभाग की कट ऑफ हुई है उसको समझते हैं और हमारा प्लान तैयार करते हैं। देखो, ये संस्कृत विभाग की कट ऑफ है डबल लिस्ट के साथ, 2 गुना कैंडिडेट के साथ। दुगने दुगने कैंडिडेट के साथ ये कट ऑफ है, आउट ऑफ 500। 500 में से ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अभी जो पुराना हमारा 2023 वाला गया है संस्कृत विभाग, 2023, जो 2023 वाली भर्ती गई है टोटल 500 मार्क्स वाली, उसकी ये कट ऑफ है।
इस कट ऑफ को अगर हम समझे, है ना, इस कट ऑफ को अगर हम समझे तो मैं डिटेल से, अभी आप लोग क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्वेश्चन में आपको लास्ट में जवाब दूंगा सारे, एक बार आप सुन लीजिए पहले, फिर रिदम चली जाएगी। तो रिदम में हूँ तो सारी बातें समझा दूं, फिर आप लोग अपने सवाल बीच बीच में पूछ लीजिएगा लास्ट में। तो अभी ये कट ऑफ है, ये हमारी 500 में से कट ऑफ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मोस्ट ये लगभग 55% है, लगभग 55 है। और इसे लगभग देखो तो ये आपका लगभग 53.5 हो गया। ओबीसी लगभग 1.5% पीछे है, लगभग 1-1.5% ही गैप होता है। और लगभग यहाँ जाएंगे आप तो ये बराबर, मैं पूरा एग्जैक्ट भाग नहीं दे रहा हूँ, ये लगभग 45% के आसपास है। और ये भी लगभग 45 है, थोड़ा बहुत 1-2 कम ज़्यादा होगी, है ना, मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूँ। ये आपकी कट ऑफ है 55, 53, 45, और ये 2 गुने के साथ है। रिपीट कर दूं, ये 2 गुने के साथ है। अच्छा, 2 गुने के साथ है तो 1 गुने में फिर ज़्यादा फर्क नहीं आता। जब आपके सिलेक्शन होते हैं ना, सिलेक्शन के आसपास वाले बच्चों में कोई 10-10 नंबरों का अंतर नहीं होता। जब बच्चा पूरा झुंड होता है, वो जो कट ऑफ होती है ना, कट ऑफ के पास भयंकर वाला झुंड इकट्ठा होता है। जो आपकी कट ऑफ होती है, जो भी कट ऑफ है, उस कट ऑफ के आसपास में 1-2 नंबर के गैप में 2-3 हजार बच्चे फंसे हुए होते हैं। बस वो थोड़ी सी समझदारी किसी ने दिखाई तो वो इधर से उठकर इधर आ गया, किसी ने एक बेवकूफी की, वो इधर से उठकर इधर आ गया। आप देखेंगे इतना ही, 0.1 रह गया, 0.2 रह गया, 0.3 रह गया। कई लोग तो इसलिए फेल हो गए कि डेट ऑफ बर्थ में आगे पीछे हो गए। कई लोग तो कट ऑफ में इसलिए रह गए कि डेट ऑफ बर्थ में अच्छा खासा मिल जाएगा आपको, इनकी डेट बड़ी थी, उम्र बड़ी थी, इसलिए उसका हो गया, वो नीचे था वो रह गया। तो कट ऑफ के पास बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर ये 55% है तो अगर 1 गुना लेते आप तो ये मान लीजिए 56 चला जाएगा, बस इससे ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा। चलिए मैं थोड़ा और ऊपर बढ़ा ही देता हूँ, मैं इसको 285 कर देता हूँ, 2% बढ़ा देता हूँ, 2% ज्यादा ले रहा हूँ मैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए 285 पे हम चले जाते हैं कि 285 जनरल की कट ऑफ रही होगी। इसमें 10 बड़े होंगे तो इनमें आराम से, इसमें 7 बड़े होंगे, इसमें 3-4 बड़े होंगे, इतना सा ही गैप रहा होगा। ये कट ऑफ है, यानी 285 कट ऑफ रही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये कट ऑफ अब शायद अभी भी यही देखने को मिलेगी, क्योंकि सीटें उतनी हैं, बैठने वाले लोग भी उतने ही हैं। तो मोटा मोटी सारा कुल मिला के यही कट ऑफ अब आपको आगे फ्यूचर में, अगर वैसा ही पेपर आता है, पेपर अच्छा था 2023 का, 2023 का पेपर अमूमन अच्छा था। और जैसा होता है, जैसा संस्कृत विभाग का पेपर होता है, उसमें बेस्ट पेपर में से पेपर था वो। तो ऐसा ही पेपर हम संस्कृत विभाग का इस बार उम्मीद करते हैं, क्योंकि कुछ बदला तो है नहीं, जो पैटर्न पहले था वही पैटर्न अब रखा गया, तो कुछ चेंज है ही नहीं, सेम वही चीजें। बच्चे भी लगभग लगभग वैसे ही, थोड़े बहुत नए बैठने वाले, तो लगभग लगभग मोस्ट प्रोबेबल यही कट ऑफ अब अपने को फ्यूचर में भी देखने को मिलने वाली है, यानी यही 55 से 57% की कट ऑफ जनरल में देखने को मिलेगी। और बाकियों में आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा गैप करिएगा, क्योंकि हर किसी में बराबर गैप तो नहीं होगा। जैसे यहाँ 53.5 था, तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग नई मेरिट अब इस बारी लगभग 55। अगर सेम पेपर आया तो, अगर पेपर खतरनाक आ गया तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, कट ऑफ नीचे चली जाएगी, और ही नीचे चली जाएगी, जितना मैं मान रहा हूँ उससे कम चली जाएगी। वो तो ऑन स्पॉट पता चलेगा जब आप पेपर देखोगे। अभी हम तो सिर्फ पेपर के आधार पे अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। तो ये है 57 पे, ये है 55 पे, इसमें भी लगभग 1-2%, इसमें 1% ही बहुत होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इनमें भीड़ वैसे भी कम ही होती है कैटेगरी में। तो 45 की जगह आप 46% कट ऑफ मान लीजिए इसकी, इसमें भी लगभग आप 46 मान लीजिए। ये इनकी नई कट ऑफ अगर इस बार आता है पेपर, तो आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर इसी कट ऑफ को हम आधार बनाएं तो इस कट ऑफ को हम कैसे पार करें, उसके बारे में थोड़ा सा प्लान बनाते हैं। तो प्लान ये है कि हमें जो नंबर बनाने, हमने 57 माना है, 2% बढ़ा के 57 माना है, यानी 57 लाने का मतलब हमें 286 नंबर लाने होंगे। सही है, हमें 286 नंबर लाने होंगे। और 286 नंबर लाने का मतलब है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब हमें 143 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 143 क्वेश्चन हमें करने हैं जनरल के लिए। ये जनरल के लिए 250 में से 143 के लिए 250 कौन हो गए, 250 हो गए आपके मैथ्स प्लस जीके, 2 पेपर होने, 2 पेपरों को मिला के 250 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें से आपको कितने करने, 143। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको सब, यहां तक की बातें समझ में आ रही है, यहाँ तक जो आपको बता रहा हूँ, क्या ये बातें क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो आपको 143 क्वेश्चन करने हैं नंबर के हिसाब से, 286। वो नंबर क्यों देख रहे हो आप, तो क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे नंबर अपने आप ही आ जाएंगे। तो 143 क्वेश्चन हमें निकालने, 143 क्वेश्चन हमें निकालने। अब 143 क्वेश्चन कैसे कैसे निकल सकते हैं उसकी रूपरेखा बना लेते हैं, क्योंकि हम इसी के आधार पर आगे तैयारी करने वाले, इसी के आधार पर। ये रूपरेखा हमारी इस प्रकार की है, ये हमारा फॉर्मूला होगा कि हम ऐसे करेंगे, साधारण है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
देखो ये हमारा विनिंग फॉर्मूला होगा। अगर हमने ये कर लिया, अगर इन 3 महीनों में हमने ये कर लिया तो हम सिलेक्शन निकाल लेंगे, नो डाउट। पेपर कैसा भी आए, क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी अच्छी गई है और पेपर सही में बहुत अच्छा था। अगर आप 2023 का संस्कृत का पेपर उठा के देखें तो जैसा उन्होंने देखा, उनका ग्रेजुएशन का 40 ही क्वेश्चन थे, इस वजह से ग्रेजुएशन के उतने क्वेश्चन आ सकते थे। तो उन्होंने जो पेपर बनाया था 2023 वाला, वो वन ऑफ द बेस्ट पेपर था। मतलब उसके बराबर का पेपर बन सकता है या उससे नीचे बन सकता है। अब उससे बढ़िया पेपर की जगह थोड़ा कम ही चांसेस है। तो मोटा मोटी आपको कट ऑफ वही देखने को मिलेगा। पुराने भी देख लो कट ऑफ, तो यही कट ऑफ चली है, कोई बहुत बड़ी कट ऑफ कभी देखने को मिली नहीं। तो फ्यूचर भी इसी पे ही चलेगा। जीके में अगर हम जनरल की बात कर रहा हूँ, SC ST OBC की अभी बाद में बात करूंगा, पहले 100 में से अगर हम जीके में 55 निकाल लेते हैं, अगर आपको कम लगे या ज्यादा लगे तो आप आगे पीछे नंबरों को चेंज कर सकते हैं। जैसे जीके में 50 करके मैथ्स में 80 कर सकते हैं। वो एक लंब सम है कि भाई क्या आइडिया, हमें क्या स्कोर करके चलना पड़ेगा। 100 में से 55 के आसपास जीके, पेडागोजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 13 करने होंगे। मैथ्स के जो बचे हुए 130 क्वेश्चन है, उसमें से हमें 75 करने होंगे, उसमें 75 करने होंगे, मैथ्स में 75। आपको अगर लगता है कि जीके, अब आपको अपने यहाँ बैलेंस बनाना होगा कि क्या है। अगर आपका जीके बहुत कमजोर है, आपको लगता नहीं जीके तो मेरा बहुत कमजोर है, तो आप यहाँ से 5 नंबर लेके इसमें डाल सकते हैं, यहाँ पे आप 80 कर सकते हैं। अगर मैथ्स में आप, और फिर मैथ्स में ज्यादा मेहनत करो, कहीं तो मेहनत सेट करनी पड़ेगी आपको। आपको लगे जीके में मेरा नहीं पार पड़ रहा, नहीं पार पड़ रहा, तो मैथ्स में पार पटको, मैथ्स में मेहनत बढ़ाओ, मैथ्स में 80 कर लो, यहाँ 50 कर लो, पेडागोजी बढ़ा लो, 13 की जगह 15 ले आओ। तो कैसे ना कैसे ये विनिंग फॉर्मूले को आप आगे पीछे कर सकते हैं। कुल मिला के 143 करना है, ये 143 है, ये 143 है, आपको 143 करना है। अब आपको लगे कई अच्छे से, कई माने जीके में अच्छे, कई जीके में अच्छे कि हम जीके में सर 60 कर सकते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर जीके में 60 कर सकते हो, पेडागोजी में 15 कर सकते हो, तो 2 यहाँ से मिल गए, 5 यहाँ से मिल गए, तो 7 यहाँ से कम हो जाएंगे, यहाँ फिर 67 ही हो जाएंगे, 67 ही। फिर आपको 130 के लगभग आधे ही करने, यानी एक सवाल करना है, एक छोड़ना है, एक करना है, एक छोड़ना है। तो आप अपना बैलेंस इस तरीके से बना सकते हैं, टारगेट ये सेट होगा। अब इसमें भी मैं बता देता हूँ मैथ्स के 75 क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम SC OBC ST को देखते हैं, थोड़ा सा इनको भी समझ लो कि ये 143 नंबर किसके लिए, 143 क्वेश्चन ये जनरल के लिए, जनरल के लिए 143 क्वेश्चन है। ओबीसी में भी लगभग लगभग इसे थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, ज्यादा फर्क तो ओबीसी में नहीं पड़ता होगा, है ना, लगभग 1.5% का फर्क है। तो इसका 1.5% आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम कर दो बस, तो ओबीसी में आप 140 क्वेश्चन तो ओबीसी में आपको इसमें बनाने ही पड़ेंगे, 2-3 क्वेश्चनों का कम ज्यादा हो जाएगा। SC ST में लगभग 10% का फर्क पड़ जाएगा, इनमें 10% का, तो 143 के 10 निकाल दो, आपको 130 क्वेश्चन तक जाना होगा। SC ST में 130 क्वेश्चन के लिए आपको जाना होगा। अब 130 आप अपने हिसाब से बिठा सकते हैं, किस में कितना कितना बनना है, 100, 20 और 130 में से आपको 130 का हिसाब बिठाना है। किसको कितना कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम टारगेट तो बना के ही चलो, ज्यादा निकल जाए, अच्छा हो जाए, मेहनत अच्छी हो जाए, तैयारी अच्छी हो जाए, पेपर सही दिशा में आ जाए और ऊपर चले जाना, कौन मना कर रहा है। लेकिन मिनिमम तो इतना करना ही पड़ेगा, तभी कट ऑफ पार होगी, वरना कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे। ठीक है, ये आपका तीनों कैटेगरी का मार्क्स का हो गया, नंबर का हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये कैसे होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 75 की बात करता हूँ पहले, मैथ्स के जो टारगेट है, क्योंकि बाकी का तो फिर वही लोग ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं जो उसके एक्सपर्ट है। जीके वाला जीके को समझा सकता है कि 100 में से 55 कैसे आएंगे। जिससे भी आप जीके पढ़ रहे हैं उससे बात कर लो, कह दो सर 100 में 55 कटा देना है, कया करा शू करो, है ना। जीके से पढ़ रहे हो तो बोलो सर 100 का है, 55 करवा दो। बाकी में गणित वाले से, गणित वाले पेडागोजी वाले को भी 13 निकलवा दो सर, 20 में से 13 निकलवा दो, आप 13 निकलवा दो, आप 55 निकलवा दो और आप 75 निकलवा दो, तीनों मिला मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं 75 की बात कर सकता हूँ। आ जाओ, मेरा 75 कैसे आएगा। ये मेरा कोर्स पूरा इस 75 के बारे में ही है कि ये 75 कैसे आएगा। इस 75 की बात करते हैं। हमारे जो नंबर है उनका थोड़ा सा टुकड़ा देख लो। एक तो सेकेंडरी के क्वेश्चन आते हैं 20, यानी 10th लेवल के 20 क्वेश्चन आते हैं, 10th लेवल के 20 क्वेश्चन आते हैं। सीनियर लेवल के 70 क्वेश्चन आते हैं। सीनियर और 10th को मिला के 90 हो गए 90, ये 90 हो गए। 10th और 12th को मिला लें तो 90 हो गए। 20 क्वेश्चन 10th के आते हैं और 70 क्वेश्चन सीनियर के आते हैं, टोटल मिला के 90 ही हो जाता है। और फिर बचे हुए ग्रेजुएशन के आते हैं 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के। अगर हम सेकेंडरी में से, सेकेंडरी में 15 क्वेश्चन निकाल लें,
जबकि सेकेंडरी आसान है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 15, 20 में से 15 निकाल ले। सीनियर में हम 40 निकाल लें आउट ऑफ 70, और ग्रेजुएशन में बहुत बहुत कम 20 ही क्वेश्चन अगर हम ये निकाल लें, इस तरीके से हो जाए, तो हमारा समीकरण 75 बैठ जाएगा आउट ऑफ 130। और ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि आधा पेपर तो बंदा ठीक बनाता ही बनाता है। आधा पेपर जो बना रहे हो 130 में से 75 कर रहे हो, वो भी जनरल वाले। ओबीसी एससी एसटी में तो और फर्क आ जाएगा आपके। 75 का भी 10% कम कर दो, यानी आपको 68 क्वेश्चन करने हैं, तो और कम हो जाएगा। तो एन एन एवरेज 50-52% का हिसाब किताब है। तो भाई आधे सवाल तो ठीक बनाता ही होगा पेपर है। ऐसा थोड़ी है सारे टफ बनाएगा 150 में से 150। ईजी भी तो बनाएगा, तो आधे तो ईजी बनाएगा। तो उन ईजी क्वेश्चनों को ढूंढो और अटेम्प्ट करो बस। तो आउट ऑफ 75 कर लिया 130 में से, तो ये काम बन जाएगा। ठीक है, ये रहेगा मैथ्स वाला। अब आ जाओ, ये भी नंबर बता देता हूँ कि अभी ये कैसे बनेगा। 15 नंबर आप कैसे निकालोगे, है ना। ये 15 नंबर आप कैसे बनाओगे, ये भी बताता हूँ। कौन आपको 15 देगा, कौन आपको 40 देगा, और कौन आपको 20 देगा, है ना। वो टॉपिक भी बताता हूँ कौन से टॉपिक आपको देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ इतना इतना ले आओ, कहाँ से लाओगे इतने, उनकी बात भी करते हैं कि 15 कहाँ से लाओगे, 40 कहाँ से लाओगे, 20 कहाँ से लाओगे। ये जो 15, 40, 20 है, ये आपको कहाँ मिलेगा। आ जाओ, पहले हम बात कर लेते हैं 15 पे। पहले 15, 15 आपको कहाँ से मिलेंगे आउट ऑफ 20। ये हिसाब किताब है। जो हमारा 10th है, 10th के 3 टॉपिक पेपर में आते हैं। 10th के 3 टॉपिक, एक आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये 4, 6 जो है ना, ये 2 नंबर है। एक है 2022 का नंबर, एक है 2018 का नंबर। ये 2022 का नंबर है, ये 2018 का। अभी संस्कृत विभाग की जो 2 भर्तियां हो चुकी है, एक 2022 और एक 2018। ये पहला नंबर बताता है कि 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे, और ये बताता है कि 2018 में कितने आए थे। 2022 में नंबर सिस्टम के 4 क्वेश्चन आए थे, और 2018 में 6 क्वेश्चन आए थे। अगर हम 2022 को देखें, तो 2022 के अंदर 20 क्वेश्चन आए थे। देखो, 8, 8, 4, 8, 8, 16, 4, 20। और 2018 में भी 6, 10, 4, यानी 20। 2018 में भी 20 थे, 2022 में भी 20 है। तो 20-20 क्वेश्चन आते हैं 10th में से। और इन 20 में से, हाँ 2023, सॉरी 2022 तो सामान्य भर्ती थी, 2023। ये आपके क्वेश्चन है। अब ये आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन करने हैं, 15। 15 ही करने थे, हाँ 15 आपको निकालने। तो आराम से कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ टॉपिक परेशान करेंगे, लेकिन जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम परेशान नहीं करेगा। नंबर सिस्टम परेशान है, आप पुराने पेपरों को भी उठा के देखें, तो उसमें जिसने परेशान किया है वो होता है ज्योमेट्री। वो है खराब। खराब सिर्फ यू है, ना तो मेंसुरेशन परेशान करती है, ना नंबर सिस्टम परेशान करता है। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रफल, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन आता है, ये परेशान नहीं करता। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये परेशान नहीं करती। परेशान करते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का मैंने 5 कम कर तो दिए, 20 में से 15 ही तो कर रहा हूँ। 20 में से 15 ही तो करवा रहा हूँ, 5 कम कर रहा हूँ। तो ज्योमेट्री कई बार क्या उल्टे पुल्टे सवाल बना लेता है, और गहरे गहरे सवाल, और अलग अलग थ्योरम पे सवाल बना देता है, तो परेशान होते हैं। कोई बात नहीं, 15 ही करने, 20 नहीं करने। नंबर, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री कम कर लेना, यहाँ से आप आराम से 15 नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन ये कि 10th को ये कह के बिल्कुल मत करें 10th है, हो जाएगा अपने आप। अपने आप नहीं होगा, लापरवाही बरतोगे, 1 नंबर भी कम पड़ गया तो फेल ही हो, है ना। 1 नंबर भी कम पड़ गया, एक भी लापरवाही हो गई, बहुत है। आपका 99.99 भी 100 नहीं बनाता। 100 तो 100 ही बनाता है, 100 तो 100 ही बनाता है। 99.9999 भी 100 नहीं बनाता। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ भी कमी छोड़ दी, फिर भर्ती अगली बार ही देखोगे। आ जाओ सीनियर लेवल पे। सीनियर लेवल पे आपको सिर्फ 7 टॉपिक कवर करने हैं। और टॉपिक करो, बिल्कुल करो, मना नहीं है, लेकिन 7 टॉपिक आपको 40 नंबर दे देंगे। ये 7 टॉपिक आपको 40 नंबर दे देंगे। पहला द्विघात समीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 टॉपिक। पहला है द्विघात समीकरण, दूसरा है त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति, 2D ज्योमेट्री, अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग, सदिश, सांख्यिकी और द्विपद प्रमेय। अब बोलोगे प्रायिकता, क्रमचय संचय, मैट्रिक्स, सारणीकर, वो कहाँ है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त है आपको 40 नंबर देने के लिए। गिन सकते हो 5, 2023 के हिसाब से
5 7 12, 12 और 9, 12 9 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 और 8 34, 34 और 5 39 और 3 42। 2023 में 42 क्वेश्चन आए थे इन 7 टॉपिकों से। अगर आप ये 7 टॉपिक कर लेते हो, ये 7 टॉपिक, तो आपके 40 नंबर, 40 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 40, 7 टॉपिक, जबकि टोटल टॉपिकों की संख्या ज्यादा है। टोटल टॉपिक 20 है, शायद 20 से ज्यादा भी होंगे, 20 21 होंगे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 7 टॉपिक अगर आप करते हैं, और जो मैट्रिक्स सारणी बोलो इजी टॉपिक, वो समुच्चय, वो तो मन से ज्यादा आवे। हाँ बिल्कुल आवे, बिन थार कंडा को संभाल, वो तो थारो है, बिन तो तैयारी करने में। समुच्चय है, संबंध है, मैट्रिक्स है, सारणिक है, प्रायिकता है, वो जो टॉपिक है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा है आपके। वो अगर पेपर में आप कर पाते हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन इतना भी आप करते हैं, ये मिनिमम से मिनिमम अगर आप करते हैं, तो आप 40 नंबर बना लेंगे। 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। 7 टॉपिक, सिर्फ ये 7 टॉपिक। अगले 3 महीने 4 महीने में आपने इन 7 टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लिया, तो आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे इनमें से। ठीक है, इसको याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जिसको कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। ये बड़ा फेमस प्रिंसिपल है 80-20 प्रिंसिपल। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कुछ हद तक काम कर रहा है। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि 80% चीजों से 20% आउटकम आता है, और 20% चीजों से 80% आउटकम आता है। हमारे दिन भर में जितनी भी पढ़ाई होती है, 80% हिस्से से 20% पढ़ाई आती है, और 20% हिस्से से 80% पढ़ाई आती है। पूरे दिन भर को देख लीजिए आप, पूरे दिन भर जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में से आप डिवाइड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप पाएंगे कि आपका 80% समय में आपकी सिर्फ 20% पढ़ाई हुई है, और बचे हुए 20% समय में आपकी 80% पढ़ाई हुई है। ऐसे आप अपने सिलेबस को उठाइए, आपके सिलेबस में से 80% सिलेबस में से केवल 20% मार्क्स का पेपर आया, और 20% मार्क्स वाले सिलेबस में से 80% पेपर आया। 80% सिलेबस में से 20% का पेपर आया, और 20% वाले में से 80% पेपर आया। तो इसको 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। बड़ा कमाल का प्रिंसिपल है, लोग इसको बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। अभी यहाँ देखो तो आप 7 टॉपिक से आपका 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा ही आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं। 70 टोटल है, 70 टोटल है, 70 में से 42 आ गया। कितने? 7 टॉपिकों से, जबकि टोटल टॉपिक 21 है। 21-22 ज्यादा ही होंगे, एक दो। मेरी लिस्ट में 21 टॉपिकों के नाम थे, उनमें मैट्रिक्स और सारणिकों को मैंने एक साथ कर रखा था, उनको मैं 2 करता, और संबंध और फलन को 2 करता, तो शायद टॉपिकों की संख्या 25 के आसपास चली जाती। 25 टॉपिकों में से टोटल 25 में से 27, 25 में से 70 आ रहे हैं, और यहां देखो अगर आप, तो 7 आ रहे हैं। यहाँ 7 से क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 टॉपिकों से आपके 40 क्वेश्चन से ऊपर जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ ग्रेजुएशन के। ग्रेजुएशन में और भी समझदारी करते हो, 20 नंबर चाहिए आपको। अब ग्रेजुएशन पे आ जाओ। नहीं, सेकंड ग्रेड, सामान्य सेकंड ग्रेड अलग है, सामान्य सेकंड ग्रेड अलग है। ये सामान्य सेकंड ग्रेड का पैटर्न नहीं है। सामान्य सेकंड ग्रेड में सीनियर को वो वेटेज नहीं दिया गया जो 2022 में अलग था, वहाँ ग्रेजुएशन को ज्यादा दिया गया। यहाँ पहले से तय है कि सीनियर और सेकेंडरी दोनों मिलाकर 90 और ग्रेजुएशन 40। यहाँ पहले से पैटर्न फिक्स है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में था आपका टारगेट कि आपको 20 निकालने आउट ऑफ 40। 40 में से 20 कौन देगा? ये 5 टॉपिक देंगे आपको। ग्रुप थ्योरी 5-5 क्वेश्चन हर बार दिए हैं, 2023 में भी दिए हैं, 2018 में भी दिए, 5-5 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स ने 4 क्वेश्चन दिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण, पिछली बार 0 दिया था, क्योंकि पिछली बार ये सिलेबस में था ही नहीं। 2018 की भर्ती में ये सिलेबस में था ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन देता कहाँ से? जब सिलेबस में नहीं था तो क्वेश्चन कहाँ से देता? इसलिए पिछली बार ये सिलेबस में ना होने की वजह से क्वेश्चन नहीं आए थे। अब सिलेबस में आया, आते ही देखो बड़ी धांसू शुरुआत की है इसने, 4 से। ऐसे 3D ज्योमेट्री पहले नहीं था, पहली बार ही सिलेबस में आया, और आते ही बड़ी एंट्री, 4 क्वेश्चन। वेक्टर कैलकुलस पहले भी था, अब भी है, 5 3, 2018 में 5, यहाँ 3। डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 4 5। एन एन एवरेज आप दोनों नंबरों को देखेंगे तो कोई दोनों नंबरों में ज्यादा अंतर नहीं है। 2018 और 2023 के नंबर लगभग लगभग नियर बाय सेम है, तो ये तय करता है कि लगभग ऐसा ही 2025 भी रहने वाला है, 2024 भी, सॉरी 2024 भी ऐसा ही रहने वाला है, इसके आसपास ही। और ये आपको 20 नंबर
20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20। ये आपके 20 आपको यहाँ से मिल जाएंगे आउट ऑफ 40। 40 में से 20 आपको मिल जाएंगे। ये टॉपिक आपको कवर करने। 5 टॉपिक आपको ग्रेजुएशन के, 7 टॉपिक आपको सीनियर के, 3 टॉपिक आपको 10th के। तो 7 3 10, 10 5 15। ये 15 टॉपिक अब आपको 4 महीने में अच्छे से कवर करने हैं। इनको अगर आपने कवर कर लिया तो आपकी संस्कृत विभाग क्लियर। दोबारा से 3 टॉपिक 10th के, 7 टॉपिक सीनियर के, 5 टॉपिक ग्रेजुएशन के, 5 7 12, 12 और 3 15। बोले और टॉपिक बिल्कुल करिए, कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल करिए, वो आपकी मर्जी है। बाकी टॉपिक और करिए और नंबर बढ़ाइए, है ना, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको करना ही करना है। अब अगला क्वेश्चन, जब ये सब कुछ इतना प्लान जब आसान होता है तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं आता? सिलेक्शन इसलिए नहीं आता कि ज्यादातर लोगों के पास प्लान होता ही नहीं है। पहली बात तो ज्यादातर लोगों के पास प्लान होता ही नहीं। ज्यादातर लोग बस क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, किसको कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पेपर हॉल में क्या गलतियां होती है, किससे सिलेक्शन आता है, किससे नहीं आता। जिसकी सबसे बड़ी कमी है वो है मार्गदर्शन की। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पढ़ना आता है, सिर्फ पढ़ना आता है, कैसे पढ़ना आता है ये नहीं पता, तरीके नहीं पता पढ़ने के। पढ़ना आता है, सवाल निकाल लेंगे, आप एक प्रैक्टिस शीट दे दो वो निकाल लेंगे। अब प्रैक्टिस शीट को कैसे निकालना है ये उनके समझ में नहीं आ रहा। कौन से सवालों पे ध्यान देना है ये उनको नहीं पता। लोग एसआर सैनी ले आते हैं और निकालते रह जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अरे एसआर सैनी आईआईटी की बुक है, आरपीएससी की बुक नहीं है वो। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता ये बात। तो प्रॉब्लम किस में है? पढ़ने में नहीं है, प्रॉब्लम है तरीके में। तरीका नहीं है, और जब सही तरीका नहीं होता तो आपकी मेहनत बेकार ही जाती है। जब तरीका सही नहीं होता तो आपकी मेहनत बेकार ही जाती है। तरीका ही नहीं है। तरीका ना होगा, सोचो सही तरीका नहीं है आपके पास, आप कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर तो वो चीजें बेकार जानी जानी है। तो बड़ा कारण जो होता है वो सिर्फ पढ़ना नहीं होता। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 5,000 लोग कोर्स पूरा करके बैठे हैं और ये मेरा नंबर है, शायद नंबर इससे बड़ा भी हो सकता है अगर कोचिंगों के बच्चे जोड़ें। अभी तक जितने बच्चे कोचिंग कर रहे होंगे मेरे ख्याल से इसका नंबर 15 या 20,000 जाएगा, है ना। 15 से 20,000 बच्चे कोर्स करके बैठे हैं और कई भर्तियां देख चुके होंगे। अब इसमें से आपको 68 में आना है, तो ऑब्वियसली बात है खाली पढ़ाई तो आपको 68 में नहीं ला सकती। सिर्फ पढ़ाई तो आपको 15 या 20,000 में से 68 नहीं बना सकती। तो कुछ ऐसा है जो आपको उनकी पढ़ाई से ज्यादा करना होगा, कुछ अलग करना होगा, कुछ प्लान करना होगा, कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी। अगर आपने वो नहीं बनाई तो आप इन्हीं लोगों में रह जाएंगे, यहाँ नहीं पहुंचेंगे। यहाँ से यहाँ वहीं पहुंचेगा जिसके पास प्लान होगा, जिसके पास तरीका होगा, जिसके पास पढ़ने का तरीका। यूं नहीं किताबें खोल के बैठ गया बिखेर के पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, ये भी पढ़े जा रहा है। खाली मेहनत की जगह कहाँ बची है? स्मार्टफोन के टाइम पे हार्ड वर्क कहाँ बचा? तो स्मार्ट तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। तो इंपॉर्टेंट है आपके पास तरीका हो, ठीक है, और ये कोर्स आपको तरीका ही देगा। चलो आ जाते हैं टॉपिक वाइज बात करते हैं। एक एक टॉपिक हर वीक में क्या क्या होगा, किस वीक में क्या क्या होगा। जैसे अभी ये वाला वीक चल रहा है 2 सितंबर से 8 सितंबर तक ये वीक चलेगा। किसमें क्या क्या, किस में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ये 2 सितंबर से 8 सितंबर तक ये चलेगा। और इसमें 3 टॉपिक होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कोर्स कितनी स्पीड से चलेगा। क्योंकि एक्चुअली में कोर्स है नहीं, है ना। कोर्स का मतलब वो नहीं है जो नॉर्मली होता है कि आपको पूरा कोर्स करा है, ये वो नहीं है। पहले मैं आपको समझा चुका है, इसका मकसद अलग है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्याएं और एपीजीपी एचपी, ये 3 टॉपिक आपके चलेंगे वीक 1 में। यानी 2 तारीख आज हो गई, 8 तारीख तक संडे को तो टेस्ट होगा, 7 तारीख तक यानी 2 से लेकर 7 तक, यानी आज 2 की क्लास हो गई, 3 4 5 6 7, अगले 5 दिनों में हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। गजब स्पीड हमारी, क्योंकि हम टॉपिकों को उस तरीके से पढ़ने वाले हैं ही नहीं जैसे नॉर्मली पढ़ाते हैं। हम कुछ अलग तरीके से, जिस तरीके से आज क्लास हो रही है अलग तरीके की, वैसी क्लास अलग तरीके की उनमें होंगी। फिर अगले वीक, वीक नंबर 2 में आपके ये टॉपिक होंगे। ये टॉपिकों का पैटर्न वैसा ही चूज किया गया जैसा मैंने अभी आपको प्लान बताया था। प्लान के मुताबिक ही सारी चीजें की गई है, ठीक है। ये चलेंगे। अगला
त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति और सांख्यिकी, ये 3 टॉपिक अगले वीक यानी 9 से लेकर 15 सितंबर तक चलेंगे। फिर आपका होगा सेट्स रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, यानी आव्यूह और सारणिक, ये अगला तीसरे वीक में चलेगा। फिर चौथे वीक में लिमिट कंटिन्यूटी, सीमा में सातत्य, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, ये वीक नंबर 4 23 सितंबर से 29 सितंबर। फिर समाकलन, क्षेत्रकलन और बीजगणित, ये आपका चलेगा वीक 5। वीक 6 होगा 2D ज्योमेट्री, ज्योमेट्री 10th वाला टॉपिक, नंबर सिस्टम 10th वाला टॉपिक, ये सीनियर वाला टॉपिक, वीक नंबर 6 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। और फिर चलेगा वीक 7 पे 3D ज्योमेट्री, वेक्टर, मेंसुरेशन। वीक 8 पर प्रायिकता, क्रमचय संचय और द्विपद प्रमेय, ये आपका वीक 8 यानी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आपका ये डन हो जाएगा सीनियर 8 वीक पे। इसके बाद आपकी देखो ग्रेजुएशन शुरू हो गई है, और ग्रेजुएशन के पीछे रखने का कारण ये है कि ग्रेजुएशन के आपको रिजल्ट याद रहे, ग्रेजुएशन के रिजल्ट याद है। 12th तो क्या बच्चा बार बार पढ़ता भी रहता है, 12th उसने 12th में भी पढ़ी थी, फिर बीएससी में जब वो पढ़ता है तो सवालों के बीच में भी 12th की बातें आती रहती है, छोटी छोटी द्विघात समीकरण की बात आ रही है, सम्मिश्र की बात आ रही है, तो 12th तो उसके साथ लगातार जुड़ी रहती है। लेकिन जो ग्रेजुएशन है वो पिछड़ सी जाती है, तो ग्रेजुएशन एग्जाम के आसपास रहे ताकि आपको ज्यादा याद रहे, लंबे क्योंकि नॉर्मली हर कोई भूल जाता है, तो एक अंत में करवाएंगे तो ज्यादा आपको याद रहेगी। क्योंकि अब हमें सिर्फ 5 टॉपिक करने, नॉर्मली 5 करने, करवाऊंगा मैं सारे ही, कराऊंगा सारे ही। ऐसा नहीं कि सिलेबस में 5 लिखे हैं मैंने, वो प्लान में 5 लिखे तो 5 ही कराऊंगा, नहीं, कराऊंगा मैं सारे ही टोटल। अभी आप देखें पीछे तो ऐसा कोई नहीं है कि एक टॉपिक भी मैंने छोड़ा है। सीनियर के और 10th के सारे टॉपिकों के नाम आए हैं, जितने भी टॉपिक हैं सारे तो सीनियर के नाम आए हैं, सारे ही 10th के टॉपिकों के नाम आए। ऐसा नहीं कि 7 टॉपिकों के नाम पढ़े थे तो 7 ही पढ़ेंगे, नहीं, पढ़ेंगे सारे टोटल, और टोटल ही 10th के, टोटल ही सीनियर के, और टोटल ही ग्रेजुएशन के भी सारे। वीक 9 पे रहेगी ग्रुप थ्योरी, सदिश कलन, अनंत स्पर्शी। फिर वीक 10 पे अवकल समीकरण, सम्मिश्र विश्लेषण, एनवालोप और केंद्रज। वीक 11 पे न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण, इष्टतमकारी प्राविधियां यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, बीटा गामा फलन। इसके बाद में टारगेट 12 पे रहेगा आपका 3D ज्योमेट्री यूजी का, सीरीज एंड सीक्वेंस, रियल नंबर सिस्टम, स्थिति विज्ञान, गतिक विज्ञान, पेडल एंड पोलर इक्वेशन, क्षेत्रकलन, चापकलन, वक्रता, ये वीक 3 पे। इसके बाद यहाँ आते आते आपका डन हो जाएगा, 30 नवंबर आ गया, 30 नवंबर आ गया, 30 नवंबर तक आपकी सारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। 30 नवंबर को सारी क्लासेस खत्म। अब टेस्ट शेड्यूल, टेस्ट का भी शेड्यूल बहुत अलग है, डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टेस्ट का शेड्यूल, ये टेस्ट केवल संस्कृत विभाग को टारगेट करके बनाया गया है, संस्कृत विभाग की भर्ती को। जो भी आप हर वीक पढ़ेंगे उसी वीक के आधार पे ये टास्क ओरिएंटेड हो गया। आपको वीक में पढ़ाएंगे तो संडे को आपका टेस्ट होगा, फिर वीक में पढ़ाएंगे फिर संडे को टेस्ट होगा। तो पहला जो टेस्ट होगा फर्स्ट, पहला वो ये रहेगा। टॉपिक 1 क्या था? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के साथ सम्मिश्र संख्याएं, एपी जीपी एचपी, और टीचिंग मेथड भी हम साथ में शामिल कर रहे हैं, ताकि क्योंकि टीचिंग मेथड भी अब मैथ्स में आते हैं तो उसके लिए भी क्वेश्चन शामिल हो। टोटल जो पहला टेस्ट होगा आपका फर्स्ट वीक को, यानी 8 सितंबर को, पहला वीक 8 सितंबर से जाएगा। 8 सितंबर को जो आपका पहला टेस्ट होगा उसमें द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्याएं, एपी जीपी एचपी और टीचिंग मेथड, ये मिला के टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 60 तो इनके होंगे, 60 तो द्विघात समीकरण, सम्मिश्र विश्लेषण, सम्मिश्र संख्याएं, एपी जीपी एचपी के होंगे, और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 70, टोटल 70 क्वेश्चन। पर टेस्ट आपका 70 क्वेश्चनों का होगा संडे को, ठीक है। फिर आपका दूसरा टेस्ट 15 तारीख को, दूसरा टेस्ट 15 तारीख को, 15 सितंबर को, हर संडे को टेस्ट है, और जो उस वीक में पढ़ा है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से ये आपका टेस्ट रहेगा। फिर जो आप 2 तारीख को जो दूसरा टेस्ट होगा हमारा, दूसरा टेस्ट जो हमारा 15 सितंबर को होगा, ये जो पीडीएफ है ये आपको लोगों को मिल जाएगी ताकि आप लोग देख भी सके कब किसका टेस्ट है। तो 15 सितंबर को आपका सेकंड टेस्ट होगा,
और किन किन का, वही जो दूसरे वीक में हमने पढ़े हैं, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और टीचिंग मेथड, टोटल 70 क्वेश्चन। उसके बाद में जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप लोग, जहाँ से भी टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं, तैयार करिएगा ताकि टीचिंग मेथड भी साथ साथ में होता रहे आपका। इतने टेस्टों में थोड़ा टीचिंग मेथड भी हो जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैथ्स तो हो ही रही है, साथ में टीचिंग मेथड भी हो जाए। इसके बाद में माइनर टेस्ट में आपका सेट्स रिलेशन, तीसरा जो टेस्ट होगा, सेट्स रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, टीचिंग मेथड, 70 क्वेश्चन, ये तीसरा। चौथा टेस्ट में जो चौथे टॉपिक है, लिमिट कंटिन्यूटी, आउकलन के अनुप्रयोग, टीचिंग मेथड, 70। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे 4 वीक पूरे होंगे, 4 वीक पूरे होते एक बड़ा मेजर टेस्ट होगा। ये देखो, ये रहा मेजर टेस्ट। फिर एक बड़ा मेजर टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चन होगा। हर 4 वीक पूरे होने के बाद, 4 वीक में जितना कुछ भी हुआ है, वीक में जितने भी टॉपिक हुए हैं, उन सारे टॉपिकों को मिलाकर एक मेजर टेस्ट 150 क्वेश्चन हुआ। जैसे 4 वीक फिलहाल इसको देखते हैं, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख, ये 4 वीक हो गए। फिर अगला जो वीक आएगा, उस वीक में आपको ये एक मेजर टेस्ट मिलेगा, 150 क्वेश्चन होगा। 4 पूरे होने का, इन चार में जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, इन टॉपिकों का मेजर होगा। फिर आगे दोबारा यही चलेगा, सेम यही चलेगा दोबारा। फिर 5 तारीख को, मतलब 5वां माइनर टेस्ट, 6ठा वीक, 7वां वीक, 8वां वीक, ये 4 वीक के हो गए। चारों वीकों में जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका फिर एक मेजर टेस्ट होगा। माइनर टेस्ट 70-70, वैसे माइनर मेजर में ये 70 के हैं, वो 150 के हैं, बस इतना ही फर्क है। तो ये 70-70-70-70 के 4 टेस्ट, फिर लास्ट में ये 150 का टेस्ट, ठीक है ना। फिर ये 150 का, ब्लर हो रहा है 1 मिनट, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब देखो, ठीक है, सब साफ है। अब सही है, ठीक है। तो फिर ये 4 होंगे, 4 होने के बाद में इनका भी अगले 4 वीक के जो भी टेस्ट होंगे, इनका फिर मेजर होगा। वीक नंबर 5, 6, 7, 8 का फिर मेजर, 4 माइनर, 1 मेजर, हर 4 के साथ एक मेजर है, 4 माइनर 1 मेजर, 4 माइनर 1 मेजर। फिर अगले वीक के दोबारा ये रहे, 4 माइनर 1 मेजर, ठीक है। इस तरीके से ये रहेगा वीक नंबर 9, 10, 11, 12, और फिर इसका 1 मेजर, हर 4 माइनर का 1 मेजर। और फिर लास्ट वीक नंबर 13, ये वीक नंबर 13 का हो जाएगा माइनर टेस्ट। 13 वीक, 13 माइनर, 13 वीक, 13 माइनर, 3 मेजर। रिपीट कर देता हूँ दोबारा, 13 वीक टोटल है, 13 वीक्स में 13 माइनर टेस्ट, हर वीक का 1 माइनर, और 4 माइनर का 1 मेजर, तो ये बन गया आपका 3 मेजर। हाँ, 3 मेजर टेस्ट हो गए। और उसके बाद में होगा, अभी खत्म नहीं हुई स्टोरी, अभी एक और बाकी है, वो है फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, फुल लेंथ एकदम सबको मिला के, जितना भी आपने पढ़ा है सबको मिला के फुल लेंथ होंगे, 3 फुल लेंथ। फिर 3 फुल लेंथ होंगे जो दिसंबर में चलेंगे एग्जाम के पास में, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख। फिर 3 फुल लेंथ होंगे, 150, 150 और 150 के, इनमें सब कुछ आएगा, सब कुछ डिटेल से। तो टोटल कितने हुए, 13 माइनर, 3 मेजर, 13 माइनर, 3 मेजर और 3 फुल लेंथ। तो इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज रहेगी। इनमें प्रत्येक में 70 क्वेश्चन, इनमें प्रत्येक में 150 क्वेश्चन, और इनमें प्रत्येक में 150 क्वेश्चन।
ठीक है, यानी आप लगभग ये कितना हो जाएगा, 13 गुणा 70, 910 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे, 450 यहाँ हो जाएंगे, 450 यहाँ हो जाएंगे, यानी 1810 क्वेश्चन आप सिर्फ टेस्ट के जरिए दे चुके होंगे। अगर आप लोगों ने ये कोर्स पूरा कर लिया सिर्फ टेस्ट के, लाइव क्लास वाले तो मैं काउंट कर ही नहीं रहा हूँ, लाइव क्लास वाले तो मैं काउंट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों को टेस्ट का बता रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट का बता रहा हूँ। टेस्ट अगर आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए तो टेस्ट करने के बाद आप टोटल 1810 क्वेश्चन आप टेस्ट में प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जो लाइव क्लास में जो होगा वो तो अलग है ही, वो तो बढ़िया है ही। तो प्लान तो एकदम बुलेट प्रूफ है, एकदम शानदार है। अब बात है कि क्या कोई 13 वीक निकाल पाएगा? जवाब है नहीं। सच बात तो ये है, क्योंकि सबका मन चंचल है, और इस टाइम में तो सबसे ज़्यादा चंचल है। सबके पास रील्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत कुछ है। तो मन भटकाने के लिए बहुत कुछ है, मन लगाने के लिए ये है। इनमें मन लगता नहीं है, इनमें काहे मन लगेगा, है ना? इनसे आएगा भी क्या, एक सिलेक्शन ही तो आएगा, और क्या आएगा? तो इसलिए मन लगता नहीं है। तो जवाब है कि भाई कोर्स तो हर कोई लेगा, बहुत से लोग आए, जितने भी ले रहे हैं। हमेशा वही बात कहता हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ, कोर्स लेने वाले बहुत होंगे, पूरा करने वाले मुश्किल से 10% होंगे, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 10% होंगे। तो उम्मीद करता हूँ जिसको सिलेक्शन चाहिएगा वो रुकेगा, जिसको नहीं चाहिए होगा वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे फ्री है। ठीक है, तो ये आपका टोटल रहेगा, इस तरीके से चलने वाला है। तो रिपीट कर दूं मैं सारी बातें जो मैंने भी समझाई है। ये कोर्स बेसिक कोर्स नहीं है, पहली बात, बेसिक कोर्स ये नहीं है, ये सारा कोर्स एडवांस कोर्स है। इस कोर्स में कोई भी बेसिक बातें नहीं होंगी। इस कोर्स में वो होगा जो आपके कोर्स होने के बाद होता है, और होना चाहिए। जो कोर्स होने के बाद क्या होना चाहिए, कोर्स होने के बाद धार तेज होनी चाहिए, कि आप सवालों को जल्दी कर पाएं, किस सवाल को करना है या नहीं करना है इस पे बात होनी चाहिए, कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर में, कितने नहीं करने चाहिए, किसकी स्मार्ट ट्रिक क्या है। तो ये जो चीजें, इन पे बात होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। कौन से सवाल पहले करने चाहिए, किनको बाद में करना चाहिए, जो कोर्स होने के बाद वाली जो बातें हैं उनकी बात होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, उम्मीद है और पक्का है, मुझे इतना वक़ा है कि मेरे पास जो जितने बच्चे हैं, अब लगभग एक काफ़ी स्ट्रेंथ हो गई होगी, लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे होंगे इस संस्कृत वाले एक्सप्रेस में, 2000 बच्चे होंगे। मैं इतना मान के चलता हूँ कि अगर मेरा आइडिया सही है तो 2000 में से 10% यानी 200 बच्चे तो कोर्स पूरा करेंगे। मेरा जो नॉर्मल मूल्यांकन रहता है वो रहता है 10% बच्चे कोर्स पूरा करेंगे, यानी 2000 बच्चों में से 10% मतलब 200 बच्चे तो कोर्स पूरा करेंगे। और 200 बच्चों पे अगर 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 10% सिलेक्ट होते हैं, तो 20 सिलेक्शन मैं तकरीबन संस्कृत विभाग में 68 में से निकाल लूंगा। ये मेरा इस संस्कृत विभाग का टारगेट है। पहले 2000 बच्चों में से 10% बच्चे कोर्स पूरा करेंगे, शायद नंबर 2000 से ऊपर भी चले जाएंगे आने वाले टाइम में, शायद और भी लोग इंक्लूड हो जाएंगे। मैं अभी मान के चल रहा हूँ, अभी 2000 तो है, 2000 में से 10% यानी 200 बच्चे कोर्स पूरा करेंगे, और 200 पे 10% सिलेक्शन भी दे देंगे, तो मेरे 20 सिलेक्शन है, और उम्मीद करेंगे कि शायद और ज्यादा भी निकल जाए। तो 20 सिलेक्शन तो हो जाएंगे इस कोर्स के पूरा होने के बाद। अब 20 में आप हो या नहीं हो, या आपको चिंता करनी है। क्लास नॉर्मली 1.25 घंटे की, 1.25 से 1.5 घंटे की, डिपेंड करता है टॉपिक कितना लंबा चलता है। नॉर्मली 1.25 घंटे, है ना, और या फिर कभी कभी 1.5 घंटे तक जाएगी, यही क्लास का पूरा रहेगा। अब आपको कोई सवाल पूछना है इसके बारे में, वो बता दीजिए। सिलेक्शन तो देखो मेहनत करने पे डिपेंड करता है, आप मेहनत करो, मेहनत डालो, और प्रकृति किसी को नहीं ठगती। अगर आप अपने मेहनत करोगे तो प्रकृति रिजल्ट देगी, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है गीता में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे, तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। पर कभी भगवान ने धोखा किया हो या प्रकृति ने धोखा किया हो तो बता दो। अगर आपने मेहनत की हो, कोई भी 2022 की भर्ती में उठा लो, 2022 दिसंबर की भर्ती में कोई भी बच्चा 2 साल पढ़ के कंटिन्यू, 2 साल पढ़ के अगर 2022 की भर्ती में उतरा हो, सिलेक्शन ना हो तो बता दो। 2022 की भर्ती में कोई बच्चा 2 साल कंटिन्यू लगातार सिर्फ सेकंड ग्रेड मैथ्स को पढ़ के मैदान में उतरा और सिलेक्शन ना हुआ, सवाल ही नहीं उठता। तो मेहनत बेकार जाती ही नहीं है कभी, वो मेहनत होती नहीं है जो बेकार जाती है। और मेहनत है तो हमारा तो नहीं गया। और अभी दिखा दूंगा आपको, ये देख लो, आज की डेट नोट कर लो, और संस्कृत विभाग का रिजल्ट आए मिल लेना। अगर बेकार चली जाए तो मेहनत बेकार जाती नहीं है, जो बेकार जाती है वो मेहनत ही नहीं होती।
ठीक है। हाँ, बिल्कुल। टीचिंग मेथड के लिए तो अभी मैं पूछ के बताऊँगा कि वो टॉपिक वाइज़ करेंगे या कंप्लीट करेंगे। शायद हो सकता है कि वो लोग ये सोचे कि नहीं यार पूरा ही करते हैं, टॉपिक-टॉपिक नहीं करते। टीचिंग मेथड इतना सा तो है और फिर उसमें भी टॉपिक-टॉपिक खेलेंगे तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। अब गलतियाँ मत करना, इस बार देखो निकल जाएगा। इस बार सिलेक्शन आसान है, विश्वास करके देखो। अगर आप लोगों ने ये 4 महीने मेरे साथ पूरे कर लिए, विश्वास करके देखो, अगर आप लोगों ने ये 3 महीने अभी जो चलेंगे प्लस क्लासेस मेरी लगातार चलेगी। आपको एग्ज़ाम के दिन तक मैं पढ़ा के आपको एग्ज़ाम हॉल तक जाने दूँगा। ये क्लासेस 3 महीने में तो अपना कोर्स पूरा होगा, फिर दिसंबर के लिए कुछ अलग प्लान होगा। जो दिसंबर का महीना मैंने रखा है ना, वो इसलिए रखा है कि दिसंबर में कुछ और प्लान करेंगे। पहले 3 महीने तो ये पूरा करेंगे और ये पूरा करने के बाद में जो दिसंबर का महीना बचेगा, उसमें कुछ अलग करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे जिससे सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। बस आप लोग तो कोशिश करो कि ये 4 महीने आप टिके रह जाओ। ये 4 महीने आप टिके रह जाओ क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो आज के टाइम में है ना, वो है टिके रहना। टिकना ही मुश्किल है। अगर टिक जाए तो रिज़ल्ट भी आ जाए, लेकिन टिका ही नहीं जाता। टीचिंग मेथड के लिए आप उन गुरुजी से मिलिए, जो भी टीचिंग मेथड अच्छा पढ़ाते हैं, जो अच्छी जानकारी रखते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मुझे मैथ्स की जानकारी है, तो मैथ्स में ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाऊँगा, बजाय टीचिंग मेथड के। तो आप उनसे सलाह-मशवरा करिए, जो भी टीचिंग मेथड के अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छे से समझा सकते हो। आप 120 दिन करो, फिर देखो रिज़ल्ट क्या नहीं आता। रिज़ल्ट तो आता ही आता है, मेहनत तो मैंने कहा ना बेकार जाती ही नहीं है और जाए तो काउंट कर लेना आप। हर लाइव क्लास रिकॉर्डेड भी होगी। जैसे लाइव क्लास पूरी होगी, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके फ़ोल्डर में आ जाएगी। जैसे भी क्लास खत्म होगी, ये जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होते ही घंटे, डेढ़ घंटे, कभी तो नॉर्मली बताते हैं कि 1 घंटे, डेढ़ घंटे में प्रोसेसिंग हो जाती है। मतलब रेंडरिंग होती है वीडियो की। वीडियो की रेंडरिंग इसलिए करना ज़रूरी होता है, 240, 360, 480, 720 इन पे रेंडरिंग होती है। मतलब अलग-अलग क्वालिटी पे सेट होता है वीडियो। तो उसमें 2 घंटे, कभी कभी वीडियो डेढ़ घंटे, कभी 2 घंटे में, लगभग नॉर्मली 1 घंटे में साधारणतः आ जाता है आपके रिकॉर्डिंग वाले में। ऊपर-ऊपर आपके कोर्स के अंदर जैसे ही आप जाओगे, जाते आपको एक लाइव क्लास का फ़ोल्डर मिलेगा और उस लाइव क्लास के फ़ोल्डर के अंदर आपको ये सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएगी। मोबाइल में जाओगे तो ऊपर जाना, कंटेंट के पास में लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको ये सारी रिकॉर्डिंग, जितनी भी क्लासेस मैं लूँगा सब रिकॉर्डेड फ़ॉर्म में वहाँ जमा होती रहेगी, ताकि आप इनको जितनी बार चाहो उतनी बार देख सको। हाँ, जो भी आपको ठीक लगे आप जा सकते हैं। बस आप लगे रहिए, रिज़ल्ट दीजिए, सिलेक्शन दीजिए ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो और आपकी मेहनत भी सफल हो। डेडिकेट होकर लग जाइए, है ना? रिज़ल्ट की आपको भी ज़रूरत है, रिज़ल्ट की हमें भी ज़रूरत है ना? रिज़ल्ट की ज़रूरत तो सबको ही है। तो बस दोनों मिलके रिज़ल्ट बनाते हैं, कितना भी करना पड़े, जो भी मेहनत करना पड़े, हमारी तरफ से आपको पूरा मिलेगा। जो भी मैंने कहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी और पूरा स्पेशल प्रोग्राम आज भी आप लोगों ने देखा और आगे भी आप देखते रहेंगे। एक स्पेशल जो स्टडी है ना, वो हमने की है और उस पे अगर हम चले और सही से चल पड़े और हमने इसे पूरा कर लिया, तो हम सिलेक्शन निकाल लेंगे और पक्का निकाल लेंगे। बस आप तो टिके रहिए, साथ दीजिए और फिर रिज़ल्ट हमारा है। और आपने मेहनत की है, रिज़ल्ट के लिए की है, कुछ बनने के लिए की है, तो बस अब सही दिशा मिली है, तो दिशा में चल पड़िए। हाँ, देखो वो जो टॉपिक है, वो तो मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक तो मैंने बता दिए कि ये है, पढ़ेंगे तो हम सारे ही। मैंने तो सिर्फ़ बताया कि कैसे सिलेक्शन निकल सकता है। अगर आप ढंग से प्लानिंग करें, तो सिलेक्शन निकल जाता है। 3-4 महीने अगर ये जो टाइम है, इस टाइम में हमने सही प्लान बना लें और उस प्लान पे चल पड़े। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये प्लान बनाना, सही प्लान बनाना, दूसरा होता है उसका इम्प्लीमेंट करना। सही प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों काम अगर आप कर लेते हैं, तो हो ही जाते हैं। जो क्रिकेट मैच देखते हैं, वो आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया प्लान बना के आई थी और फाइनल जीत गई। इंडिया अनडिफीटेड टीम थी, लेकिन फिर भी हार गई। क्यों? क्योंकि प्लान बहुत बड़ी ताकत होती है। प्लान के पास शक्ति, प्लान, एक तो बढ़िया प्लान मिल जाए और उसका सही से एग्ज़ीक्यूशन मिल जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने वैसा ही किया, सही प्लान बनाया और सही से उसको एग्ज़ीक्यूट किया और इंडिया को हरा दिया और वो भी कहाँ हराया? फाइनल में। तो सेम वही बात है, प्लान हमारे पास है, अब आपको बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। वो आप कर दीजिए, फिर देखिए रिज़ल्ट आता है, नहीं आता। फर्स्ट पेपर के लिए देखिए आपको जीके का किसी आदमी से पूछना पड़ेगा। देखो करने का कोई मतलब नहीं बनता। जो लोग
पहले कोर्स नहीं कर चुके वो लोग इसमें आने का कोई सार नहीं बनेगा आप लोगों का। जिन लोगों ने पहले कोर्स नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आपके आगे से चलेंगी, कोर्स होने के बाद की चीजें, तो उन लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला जो उन्होंने कोर्स अभी तक नहीं कर रखा। एक बार भी जिन लोगों ने कोर्स नहीं कर रखा उनको फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, क्लास में आके देख सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भाई क्लास लेने का फायदा जो थोड़ा बहुत होता है वो तो होगा ही होगा, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट उनको नहीं मिलेगा। ये फायदा सिर्फ उन्हीं को ज्यादा होगा जिन्होंने कोर्स किया हुआ है। अब मान लीजिए जैसे टेस्ट है, अब आप इन टेस्ट में आप क्या देंगे, या इससे पहले वाले जो टेस्ट होंगे उनमें आप क्या देंगे, क्योंकि आपने तो कोर्स ही नहीं कर रखा। अब कोर्स ही नहीं कर रखा तो आप टेस्टों में देंगे क्या? तो वो आप टेस्ट देंगे नहीं तो टेस्ट सीरीज वैसे बेकार हो गई आप लोगों के लिए। क्लासेस में हम ऊपर चलेंगे तो वो वैसे काम नहीं आएंगे। तो ज़्यादा उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि कोई सार्थकता है इसमें उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स कर ही नहीं रखा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स कर रखा है, एक दो भर्तियां देख चुके हैं, और अब सिर्फ जो थोड़ा बहुत नंबरों का बीच का गैप क्रिएट होता है जिससे सिलेक्शन हर बार उनका रुकता है या संभावना रहती है, उन लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा कारगर होगा। एक टॉपिक लगभग 2 दिन में पूरा हो जाएगा वो एवरेज, क्योंकि कई टॉपिक बड़े भी होंगे तो शायद 2 ज्यादा भी ले सकते हैं, कई टॉपिक छोटे भी होंगे तो 1 दिन में निपट जाए। जैसे अनंत स्पर्शी है वो 1 दिन में निपट जाएगा, अनंत स्पर्शी 1 दिन में हो जाएगा। कई टॉपिक है जो 2 दिन भी लेंगे, कई टॉपिक है जो 3 दिन भी लेंगे, जैसे ग्रुप थ्योरी है। सामान्यतः उम्मीद करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 3 दिन भी ले सकता है, लेकिन कई टॉपिक 2 दिन लेंगे, कई 1 दिन लेंगे। वो जब क्लास शुरू होगी, क्योंकि एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है कि भाई कितना टाइम कोई लेगा, लेकिन ये कि ज्यादा छोटा टॉपिक हुआ तो 1 दिन में निपट जाएगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक हुआ तो 2 दिन लेगा, और बहुत बड़ा हुआ जैसे ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, जितना बड़ा टॉपिक हुआ तो शायद 3 दिन ले लेगा। तो आप सोच सकते हो कि 1 दिन में टॉपिक पूरा हो रहा है, इसका मतलब उसमें हम सिर्फ मेन बातें ही करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही करेंगे। हाँ, तो बस वही चीज़ है। देखो, रिवीजन नहीं होगा। हाँ, एक पीवाईक्यू की सीरीज जरूर आएगी, पुराने सवाल के जो क्वेश्चन है, पुराने जो पेपर है, पीवाईक्यू की एक सीरीज जरूर आएगी जिसमें पुराने क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। लेकिन पहले ये चलेगा, इसको अभी 10 दिन 15 दिन आप कंटिन्यू होकर दिखाइए कि आप इसमें कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, अपने आप को साबित करिए और सही से आप टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि पता क्या होगा, जैसे आप पहला वीक पूरा करेंगे, पहला वीक पूरा करते ही होगा ये कि जितने बच्चे बैठे हैं, पहला वीक पूरा करते करते आपके 30% बच्चे गायब हो जाएंगे, और टेस्ट में और 10-15% गायब हो जाएंगे। फिर अगला वीक शुरू होगा, 50% बच्चों के साथ शुरू होगा। फिर उससे अगला वीक शुरू होगा, वो 20% बच्चों के साथ पूरा होगा। जैसे मैं 1 महीना पूरा करूंगा, लगभग लगभग मैं 20% के आसपास आ जाऊंगा। आप जितने भी नोट कर लीजिए, चाहे मैं आपको गिनवा दूंगा, आप मिलवा लीजिएगा। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को आप में से 20% बच्चे मुश्किल से बचेंगे, और नवंबर जब पूरा होगा तो 10% बच्चे ही बचेंगे। ये हमेशा होता है। हाँ, नंबर 10 की जगह 11 हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर लोग चले जाते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कुछ जादू होगा, जैसे होता है कि मदारी आता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कुछ वैसा होता है। ज्यादातर लोग इकट्ठे हो जाते हैं फिर सब गायब हो जाते हैं। कुछ जो काम के लोग हैं वो बच जाते हैं, जिनको चाहिए वो तो बच जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। तो यही होगा, उम्मीद करता हूँ इस बार ऐसा ना हो। हाँ, क्लास का टाइम ये रहेगा। तो आज आप लोगों को ये जो स्लाइड है, अभी आपको ये पीपीटी मिल जाएगी ताकि आप इसको अपने पास रख सकें, है ना। ये मिल जाएगी आप लोगों को। जैसा जैसा बनाया हुआ है वैसे वैसे पढ़ते जाइए, अपना दिमाग आप बिल्कुल भी मत लगाइए। आप सिर्फ सवाल लगाने में लगाइए। प्लानिंग पे मेरा काम करना है, वो मेरा काम है, प्लानिंग मुझे करने दीजिए। पढ़ने का काम आपका है, वो आप करिए। प्लानिंग मेरी, प्रैक्टिस आपकी, बस। ठीक है ना, जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ। हाँ, वो मैंने पहले ही कहा था, ये जब टेस्ट सीरीज ली थी तब मैंने कहा था, जो हमारी टेस्ट सीरीज आई थी 365 वाली, उस टेस्ट सीरीज में मैंने यही कहा था, आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। यही हुआ, शुरुआत में शायद 500 बच्चों ने टेस्ट दिया, धीरे 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 आते आते 10 से 12 बच्चे हो गए। ये नॉर्मल सब में ही होता है, ये इस कोर्स में भी देख लीजिएगा, लास्ट में यही होता है। क्योंकि सही में सिलेक्शन वाले बच्चे कितने होते हैं, लोग मांगते हैं सिलेक्शन चाहिए चाहिए, लेकिन जब आप कहोगे ना ये करो, अब नहीं चाहिए, ये करना है तो नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए खाली। मतलब चाहने वाले लोग हैं, करने वाले लोग नहीं है। तो वही होगा कि नंबर गिरते गिरते से वो बच्चे बचेंगे जो सही में चाहते भी हैं और उसके लिए करने को भी तैयार है। वो सिर्फ 10% ही बच्चे होंगे जो लास्ट में आपको मिलने वाले हैं, बाकी बच्चे निकल जाएंगे। क्योंकि बाकी बच्चों को लगता है कि कुछ जादू है, कुछ जादू देंगे सर, वो घुमाना है, सिलेक्शन आ जाएगा। पढ़ना है, ये बात तो और कोई भी बता रहा था, इसमें फिर क्या फायदा, पढ़ने का क्या फायदा, पढ़ के तो मैं ही निकाल लूंगा। तो फिर वो दिमाग शुरू हो जाता है। यहाँ जादू कुछ है तो बताओ, कुछ ऐसा कुछ बताओ कि बस मैं कहूँ कि डेली आपको आना है, 10 मिनट आंखें बंद करनी है और चले जाना है, और 1 हफ्ते बाद सिलेक्शन आ जाएगा।
तो लोग इसकी उम्मीद करते हैं, लोग आबरा का डाबरा का विश्वास करते हैं कि कुछ आएगा, सर क्लास में बिठाएंगे, कहेंगे आबरा का डाबरा, जाओ बेटा अब कुछ मत करो, जाओ मजे से खेलो कूदो और परीक्षा के दिन बस पहुंच जाना, सिलेक्शन तुम्हारा ही है। तो उस टाइप की ज्यादा मानसिकता जो है ना बच्चों में काम करती है, इस वजह से गड़बड़ होती है। टेस्ट टाइमर ये सारी चीजें आपको बाद में बता दूंगा मैं, कैसे कैसे कितना कितना टाइम रहेगा। अभी तो आप बस जो अभी एक काम करिए, सिर्फ एक काम, वो है नियमित रहिए। सिर्फ ये साबित कर दीजिए कि आप लोग नियमित है। देखिए यही एक डरावनी चीज है जो आप लोग में से ज्यादा लोग नहीं करने वाले होंगे। कोई 10 दिन टिकेगा, कोई 15 दिन टिकेगा, ये बड़ा मतलब दुखदायी काम है, लेकिन होता यही है। अंततः हम यहीं जाते हैं, अंततः वही मेरे पास 10% बच्चे बचेंगे। मैं नहीं चाहता, लेकिन कितना भी मैं समझा दूं, क्लास 1 में होता यही है। और नहीं है तो आप दिखा दूंगा मैं लास्ट में। आप टेस्ट देंगे, आपको टेस्ट में देने वाले बच्चों के नंबर दिख जाएंगे। आप देखिएगा टेस्ट 1 कितने बच्चे दे रहे हैं, टेस्ट 2 कितने बच्चे दे रहे हैं। जब आप रैंकिंग देखो तो देखिएगा टेस्ट 1 कितने लोगों ने दिया, फिर देखिएगा टेस्ट 2 कितने ने दिया, और फिर देखिएगा टेस्ट 3 कितने ने दिया। आपको नंबर में स्लाइड डिक्लेरेशन दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो कह रहे थे वो सही बात है। अच्छा, लास्ट सेकंड ग्रेड में 51 क्वेश्चन सही थे। कोई ना, कोई बात नहीं। कई बार होता है ना कि शायद हो सकता है कि भगवान ये चाहता हूँ, मैं कई मेरे बच्चे को भी कई बार कहता हूँ, मेरे बच्चे भी कई ऐसे हैं जो पिछली बार नहीं निकल पाए थे, उन बच्चों को भी कहता हूँ कि मतलब वो कहीं और थे, इस बार मेरे पास आए, तो मैंने सोचा कि शायद भगवान ये चाहता हो कि ये श्रेय मुझे मिल जाए। अब जैसे तुम हो तो तुम्हें तो 1-2 नंबर चाहिए, तो हो सकता है कि तुम्हारा श्रेय देने के लिए भगवान ने मुझे भेजा हो कि भाई जाओ इसका श्रेय ले लो, क्योंकि ये तो अब सिलेक्ट होने वाला ही है, बस इसको थोड़ी सी मेहनत करा दो, ये सिलेक्ट हो जाएगा और आपके खाते में चढ़ जाएगा। हो सकता है ना कि भगवान वही है, श्रेय भी तो तकदीर से ही मिलता है ना। तो क्या पता मुझे श्रेय मिलने के लिए आए हो आप लोग, बस सर श्रेय आपको जाएगा इसका। अगर पिछली बार हो जाता तो श्रेय किसी और को मिलता, इस बार यहां होगा तो श्रेय मुझे मिलेगा, है ना। सेफ टारगेट 285, 285। और जनरल में, जनरल 285। बहुत बढ़िया पेपर था, संस्कृत विभाग का 2023 का पेपर बहुत अच्छा था। उम्मीद करते हैं कि उसके बराबर का ही पेपर अब आगे देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा बड़ा पेपर तो बनाएगी नहीं, क्योंकि 2022 वाली मार खाई हुई है। आरपीएससी ने भी 2022 में मार खाई हुई है, पेपर सीटें खाली रही हुई है, तो अब ज्यादा खेल तो नहीं करेंगे वो लोग, पेपर वैसा सा वैसा ही बनाएंगे, उससे इजी बनाएंगे। तो ये 285 ही वो कट ऑफ जो है ना पिछली बार वाली, वही देखने को औसतन मिलने वाली है, और इससे ऊपर कभी गई भी नहीं है। आप चाहे पूरा आरपीएससी का इतिहास उठा के देख लो, यही कट ऑफ रहती है। कभी 1-2 नंबर ऊपर चले जाते हैं, कभी 1-2 नंबर पीछे चले जाते हैं, बस यही कट ऑफ रहती है। ऐसा नहीं है कि 80% कट ऑफ जा रही है या 90 जा रही है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलो फिर आप लोगों से मिलते हैं। यूपी पीजीटी के बारे में अभी मोना कनिका, मोनिका, अच्छा मोनिका है, तो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो मैं मुझे श्रेय देने के लिए आए हो आप लोग, होना तो आप लोगों का है ही। अब वो जो थोड़ा बहुत जो शार्पनेस आपको चाहिए वो मुझे देनी है, मुझे थोड़ा सा आपको सुधार करना है और आपका सिलेक्शन तैयार है। मुझे बस 3-4 महीनों में आप में थोड़ी सी धार बढ़ानी। बहुत बच्चे हैं मेरे पास हैं, कम से कम 10 से 15 बच्चे मेरे पास है जो आज अगर पेपर करवा दो तो मोटा मोटी वो सिलेक्शन निकाल लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिस्क ना रहे, उनकी धार इतनी तेज हो कि वो पक्का ही निकाल ले। तो बस वही चीज कर रहा हूँ, ये 3 महीने का कोर्स स्पेशल इसीलिए बनाया हूँ कि वो कोई कमी ना छूट जाए, कोई भी .1 वाली कमी ना छूट जाए, जिससे बच्चा कह गया सर .1 से रह गया या .2 से रह गया, वो चीजें देखने को ना मिले। क्योंकि लोग दो ही पार्टों को जानते हैं, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर कितनों से रहा कितनों से नहीं रहा, इस बात का कोई मायने नहीं रहता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेक्शन आए, आप .1 .2 में ना फंस जाए। इसलिए ये 3 महीने स्पेशल क्लासेस लग रही है कि ये पॉइंटों वाला खेल ना खेलना पड़े। और डिलीट क्वेश्चन वाला भी रहता है, सही क्वेश्चनों को पहचानना, सही क्वेश्चन करना, बिल्कुल रहता है। चिंता मत करिए, सारी चीजें मैं तैयार करवा दूंगा आप लोगों को। अगले 3 महीने आप बस टिक जाना, आप बस टिक जाना, बाकी मेरा काम है। लास्ट में जब कोर्स पूरा हो तो आप खुद महसूस करोगे कि फार बेटर हो गए और सिलेक्शन पक्का निकलेगा। 3 महीनों में ही आपको विश्वास हो जाएगा, तो दिसंबर तक तो कहना ही क्या। ठीक है, कोई ना, अब नहीं रहोगे आप लोग, ये लास्ट था, अब नहीं रहोगे। मैंने कहा ना कि शायद हमारा मेल बैठना था, इसलिए आप रह गए। हो सकता है ना प्रकृति ने कोई रास्ता सोचा हो हमारे लिए,
हमारा मिलना लिखा हुआ था, इसलिए शायद सोचा हो कि नहीं ये तो उन्हीं के खाते में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट, कल क्लास में मिलते हैं। कल से, हाँ कल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कल द्विघात समीकरण से शुरू करेंगे। द्विघात समीकरण की मोटी मोटी थ्योरी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट उसके सवाल प्रैक्टिस करेंगे, कैसे सवाल आए हुए हैं उन पे बात करेंगे, कैसे सवाल आ सकते हैं उन पे बात करेंगे, कौन सी गलतियां हो सकती है उन पे बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम द्विघात समीकरण के बारे में कल बात करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, इंपॉर्टेंट थ्योरी, कल इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, इसके कैसे सवाल आए हुए हैं उनके दर्शन करेंगे, कैसे आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे सवाल इस टॉपिक से बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन सी गलतियां हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कितने नंबर इसमें से निकलते हैं उसकी बात करेंगे। ये सारी बातें कल द्विघात समीकरण के बारे में करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू आशीष। एक हमारे आशीष भी हैं, पिछली बार मैथ्स में ऑलरेडी क्वालिफाई थे, जीके में रह गए। हमारे आशीष है, आशीष पूनिया, और बहुत शानदार स्टूडेंट है। इनका पिछली बार मैथ्स में हो गया था, मैथ्स इनका सिलेक्ट हो गया था, जीके रह गया था, लेकिन वही बात है, लोग तो सिलेक्शन ही काउंट करते हैं, तो कोई नहीं, इस बार धूम धड़क है, इस बार कई सिलेक्शन है एक साथ। पिछली बार निकलता तो एक निकलता, इस बार कई निकलेंगे। ठीक है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। ओके।